दिल्ली में कथित शराब घोटाला मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल आज ईडी के सामने पेश नहीं हुए। केजरीवाल मध्य प्रदेश के सिंगरौली में रैली के लिए रवाना हो गए। इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने एक चिट्ठी लिखकर ईडी के सम्मन का जवाब दिया, जिसमें केजरीवाल ने लिखा कि उन्हें समन किस लिए भेजा गया है ये स्पष्ट नहीं है। चिट्ठी में केजरीवाल ने लिखा कि ये साफ नहीं है कि मुझे एक गवाह के तौर पर या फिर संदिग्ध के तौर पर समन भेजा गया है। समन में ये भी साफ नहीं है कि व्यक्तिगत तौर पर बुलाया गया है या मुख्यमंत्री के तौर पर या फिर आम आदमी पार्टी के मुखिया के तौर पर। मुझे समन किस लिए भेजा गया है इसमें ये भी स्पष्ट नहीं किया गया। मेरी छवि खराब करने के लिए 30 अक्टूबर की शाम को ही बीजेपी नेताओं को समन लीक कर दिया गया। इस चिट्ठी में केजरीवाल ने यह भी आरोप लगाया कि बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने पहले ही मेरी गिरफ्तारी की भविष्यवाणी कर दी थी। 30 अक्टूबर को मनोज तिवारी ने मीडिया से बातचीत में कहा था कि अरविंद केजरीवाल की दिवाली जेल में ही मनेगी। 2 तारीख को उनसे पूछे गए सवालों का वो जवाब देंगे, प्रूफ के साथ जवाब देंगे, और अगर ऐसा करने में अक्षम होते हैं तो कोई बचा नहीं पाएगा। अरविंद केजरीवाल ने अपनी चिट्ठी में ईडी के इस समन को राजनीति से प्रेरित बताया और इसे वापस लेने की मांग की। और इसके साथ ही अरविंद केजरीवाल मध्य प्रदेश के सिंगरौली के लिए रवाना हो गए। तो वहीं बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले का गुनहगार बताते हुए उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया और पार्टी के कई बड़े नेता राजघाट पर धरने पर बैठ गए। इस धरने में पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता भी शामिल हुए, जो अपने हाथों में बैनर पोस्टर लिए हुए थे। धरने में शामिल बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने केजरीवाल से तुरंत इस्तीफा देने की मांग की। प्रचार का बहाना छोड़ो, दिल्ली को जवाब दो अरविंद केजरीवाल। तो वहीं बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने केजरीवाल को शराब घोटाले का किंगपिन बता दिया। और एक तरह से आज ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि दिल्ली के शराब घोटाले के किंगपिन अरविंद केजरीवाल ने ये स्वीकार किया है कि हाँ, शराब घोटाले में मेरा हाथ है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि खुद को ईमानदार बताने वाले केजरीवाल जांच से भाग क्यों रहे हैं। कथित शराब घोटाला मामले में बीजेपी के कई नेताओं ने अरविंद केजरीवाल पर ताबड़तोड़ हमले किए, जिसका जवाब आम आदमी पार्टी ने भी दिया। और दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार विपक्ष को कुचलना चाहती है। केंद्र सरकार अपनी सत्ता के नशे में इस तरीके से चूर है, इतना घमंड हो गया उनको कि वो हर एक छोटे राजनीतिक दल को कुचलना चाहते हैं। तो वहीं गोपाल राय ने कहा कि एजेंसियों पर सवाल उठता है तो जवाब देने के लिए बीजेपी के नेता सामने क्यों आ जाते हैं। नोटिस ईडी ने भेजा, जिसको भेजा उन्होंने जवाब ईडी को भेजा, ईडी का जवाब नहीं आया। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आकर के जवाब दे रहे हैं। दिल्ली शराब घोटाला मामले में ईडी का शिकंजा आम आदमी पार्टी के नेताओं पर कसता जा रहा है। पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पहले से ही जेल में हैं, जबकि हाल ही में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को भी ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था। इस बीच दिल्ली शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल को ईडी के सम्मन पर सियासत भी शुरू हो गई। विपक्षी गठबंधन इंडिया में शामिल कई दलों के नेताओं ने केंद्र सरकार पर हमला बोला और शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने जानबूझकर विपक्ष के नेताओं को निशाना बनाने का आरोप लगाया। आपकी तो यही इच्छा है ना कि चुनाव तक अपोजिशन नहीं रहना चाहिए, हम दो हमारे दो रहेंगे। तो वहीं कांग्रेस ने भी सरकारी एजेंसियों के बहाने केंद्र सरकार को घेरा। अब ईडी का सहारा ले रहे हैं, सीबीआई का सहारा ले रहे हैं और इनकम टैक्स का सहारा, ये सब चीजों को लेकर विपक्ष के नेताओं को परेशान कर रहे हैं। बीजेपी ने भी पलटवार किया और विपक्षी गठबंधन को लालची लोगों का समूह बता दिया। गठबंधन कभी सफल नहीं होगा, ये सत्ता के लोलुप लोगों का एक समूह है। केजरीवाल को भेजे गए समन पर जारी सियासत के बीच आम आदमी पार्टी की मुसीबतें कम होती नहीं दिख रही। दिल्ली शराब घोटाला मामले में गहमागहमी के बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मध्य प्रदेश के सिंगरौली पहुंचे और वहां एक रोड शो किया। इस मौके पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी उनके साथ मौजूद थे, जहां केजरीवाल ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि दिल्ली में रोज धमकी दी जाती है कि गिरफ्तार कर लेंगे। आगे उन्होंने कहा कि केजरीवाल के शरीर को तो गिरफ्तार कर लोगे, लेकिन केजरीवाल की सोच को कैसे गिरफ्तार करोगे। इसके साथ ही केजरीवाल ने इस बार चुनाव में मध्य प्रदेश में चमत्कार होने का दावा किया। जैसे दिल्ली के लोगों ने चमत्कार करके दिखाया, जैसे पंजाब के लोगों ने चमत्कार करके दिखाया, ऐसे ही आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश के लोग भी चमत्कार करके दिखाएंगे। हालांकि इस दौरान केजरीवाल ने आशंका जताई कि उन्हें कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है। जिस दिन चुनाव के नतीजे आएंगे, मुझे नहीं पता मैं जेल में होऊंगा कि मैं बाहर होऊंगा।
शराब घोटाला मामले में केजरीवाल को आज ईडी के सामने पेश होना था, लेकिन वो पेश नहीं हुए और सिंगरौली में आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार रानी अग्रवाल के समर्थन में रोड शो किया। आखिर कथित दिल्ली शराब घोटाला है क्या और इस पर क्यों इतना हंगामा हुआ, आइए आपको समझाते हैं। 2021 में दिल्ली शराब बिक्री नीति पेश की गई। इस नीति में घोटाले के आरोपों की जांच शुरू होने से पहले दिल्ली की शराब नीति को रद्द कर दिया गया। उस वक्त मनीष सिसोदिया दिल्ली के आबकारी मंत्री थे। जांच के दौरान दिल्ली पुलिस की ईओडब्ल्यू ने गड़बड़ी का अंदेशा जताया। बाद में दिल्ली के उपराज्यपाल ने सीबीआई जांच की सिफारिश की। सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की जिसमें मनीष सिसोदिया को आरोपी बनाया गया। जांच के बाद इसी साल फरवरी में मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार भी कर लिया गया था। ईडी ने भी मनी लॉन्ड्रिंग केस में जांच शुरू की। हालांकि आम आदमी पार्टी के नेताओं ने लगातार तमाम आरोपों को खारिज किया। इस मामले में 4 अक्टूबर को आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को भी ईडी ने गिरफ्तार किया। अब ईडी ने इस मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए तलब किया है। क्योंकि दिल्ली सरकार के एक और मंत्री पर ईडी ने शिकंजा कस दिया। दिल्ली सरकार में समाज कल्याण मंत्री राजकुमार आनंद के घर ईडी ने छापा मारा और ईडी के अधिकारियों ने ये छापेमारी कस्टम से जुड़े मामले में की। ईडी के अधिकारी जांच के लिए राजकुमार आनंद के आवास पहुंचे। इस दौरान उनके घर के बाहर कई सुरक्षाकर्मी भी तैनात दिखाई दिए। राजकुमार आनंद दिल्ली के पटेल नगर से विधायक हैं और दिल्ली सरकार में समाज कल्याण मंत्री हैं। केजरीवाल सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने छापेमारी पर कहा कि राजकुमार आनंद का दोष सिर्फ इतना है कि वो आम आदमी पार्टी के विधायक और दिल्ली सरकार में मंत्री हैं। और इस समय एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें अशोक गहलोत ने टिड्डी दल से अब ईडी की तुलना कर दी है। अशोक गहलोत का कहना है कि जैसे टिड्डी दल पाकिस्तान से आता है ऐसे ही ईडी का दल आ रहा है। टिड्डी दल आता नहीं आता पाकिस्तान से, टिड्डी दल वो टिड्डी दल की तरह आजकल ईडी दल आ रहा है हिंदुस्तान भर के अंदर। अब मजाक बना रखी है। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। राजस्थान विधानसभा के आगामी आम चुनावों के लिए बीजेपी ने तीसरी लिस्ट जारी की। लिस्ट में 58 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में उम्मीदवारों के नामों को चुना गया। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने भी राजस्थान के लिए 2 उम्मीदवारों के नाम वाली तीसरी लिस्ट जारी कर दी। इनमें बीजेपी से आरएलपी में शामिल हुए बीएल भाटी को जायल विधानसभा सीट से उतारा है, तो सुजानगढ़ से बाबूलाल कुलदीप को टिकट मिला है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के चलते बलरामपुर जिले में सर्विलांस टीम ने लाखों रुपए कैश समेत काफी सामान जब्त किया है। सर्विलांस टीम ने जांच के दौरान जिले के धनवार चेक पोस्ट और रामानुजगंज के कन्हर नदी चेक पोस्ट से 3,91,000 रुपए नकद समेत 400 कंबल जब्त किए। तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 35 उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी की। मेडक से बीजेपी ने पंजा विजय कुमार को अपना उम्मीदवार बनाया, तो वहीं उप्पल सीट से बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष AVSS परवखर को टिकट मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के कांकेर में आज एक रैली की, जहां उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने प्रदेशवासियों के लिए कई बड़ी घोषणाएं की। पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी का संकल्प छत्तीसगढ़िया पहचान को सशक्त बनाना है। उन्होंने कांग्रेस पर विकास के काम करना तो दूर, उल्टे विकास में रोड़े अटकाने का आरोप भी लगाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस चाहती ही नहीं कि छत्तीसगढ़ में विकास हो। कांग्रेस और विकास में 36 का आंकड़ा है। जहां कांग्रेस रहेगी वहां विकास हो ही नहीं सकता। कांकेर में रैली के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की नजर एक बच्ची पर पड़ी। इस बच्ची के हाथ में प्रधानमंत्री की तस्वीर थी और वो काफी देर से उस तस्वीर को लहरा रही थी। नजर पड़ते ही पीएम ने भाषण बीच में रोक दिया और मंच से इस बच्ची को आशीर्वाद दिया। बेटी, मैंने तुम्हारी ये तस्वीर देखी है, तुम इतना बढ़िया काम करके लाई हो, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। लेकिन बेटी थक जाओगी, तुम कब से खड़ी हो। ये पुलिस के जवानों से मैं कहता हूँ, वो तस्वीर बेटी देना चाहती हो तो ले लीजिए और मुझे जरूर पहुँच जाएगी। और तुम्हारा पता उसमें लिख देना, मैं जरूर तुझे चिट्ठी लिखूंगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाया।
भूपेश बघेल ने कहा कि सीआरपीएफ के जवान अपने साथ पैसे लेकर आ रहे हैं, जिनका इस्तेमाल बीजेपी चुनाव में करेगी। स्पेशल प्लेन से सीआरपीएफ की टीम आ चुकी है। कल ईडी के बड़े बड़े अधिकारी पहुंच रहे हैं छत्तीसगढ़ में, लेकिन सरकारी गाड़ी करके वहां कोई चेकिंग नहीं हो रही है। मध्य प्रदेश विधानसभा की चुनावी लड़ाई अब फिल्मी होती जा रही है। मध्य प्रदेश की राजनीति के 3 बड़े चेहरे इन दिनों सुपरहिट फिल्म शोले के किरदारों के नाम से एक दूसरे पर निशाना साधने में जुटे हैं, जिसकी शुरुआत कुछ दिन पहले तब हुई जब कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की जोड़ी की तुलना शोले के किरदार जय वीरू से की और कहा कि दोनों मिलकर मध्य प्रदेश के लिए काम करेंगे। जो धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन का रिश्ता है वही कमलनाथ और दिग्विजय सिंह का रिश्ता है। इसके बाद सियासी शोले में एंट्री हुई एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की, जिन्होंने कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर तंज किया और कहा कि जय वीरू लूट के माल के लिए आपस में लड़ रहे हैं। जय और वीरू झगड़ रहे हैं आपस में और ये लड़ रहे हैं लूट के माल के लिए। जय और वीरू तो लूटते ही थे, इनका झगड़ा है लूट के माल के लिए। शिवराज के इस वार पर पलटवार किया पूर्व सीएम कमलनाथ ने और सोशल मीडिया पर शिवराज को गब्बर बताते हुए लिखा कि शिवराज जी, जय और वीरू ने ही अत्याचारी गब्बर सिंह का हिसाब किया था। मध्य प्रदेश 18 साल से अत्याचार से त्रस्त है। अत्याचार के अंत का समय आ गया है, बाकी आप समझदार हैं। मध्य प्रदेश के दिग्गज नेताओं के बीच जारी ये फिल्मी फाइट यहीं नहीं थमी और कमलनाथ के बाद कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह भी इस लड़ाई में कूद पड़े। दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश की बदहाली का हवाला देते हुए शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधा और कहा कि 2 दशकों से शिवराज सरकार ने मध्य प्रदेश को वैसे ही लूटा है जैसे गब्बर गांव को लूटता था। पूरे 20 साल से इन्होंने लूटा है जिस तरह से गब्बर सिंह लूटता था। मुद्दे वो नहीं है जय वीरू के और गब्बर सिंह के। मुद्दा ये है कि पिछले 20 साल में लोग त्रस्त हैं। शिवराज पर वार हुआ तो बीजेपी के तमाम नेता मैदान में कूद पड़े। शुरुआत की केंद्रीय मंत्री और नरसिंहपुर से बीजेपी उम्मीदवार प्रहलाद पटेल ने। जय वीरू कहाँ से आए थे? मुझे लगता है जेल से छूटकर ही आए थे और उसके बाद का कहानी वो सुनाते रहते हैं। तो पिक्चर देखनी होगी तो पूरी देखनी होगी। मेहर की रैली में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जय वीरू के बहाने कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को घेरा। जय वीरू की रोल क्या थी शोले में? चोर मैंने नहीं कहा, कांग्रेस का महासचिव स्वयं कह रहा है कि दोनों के दोनों चोर। मतदान की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे ही नेताओं की जुबानी जंग भी तीखी होने लगी है, जिसकी झलक देखी कांग्रेस नेता कमलनाथ के ताजा बयान में, जिन्होंने सागर में चुनाव प्रचार के दौरान मध्य प्रदेश के अफसरों को खुलेआम सबक सिखाने की धमकी दे डाली और कहा कि चुनाव बाद कांग्रेस की सरकार सत्ता में आई तो सारे अफसरों का हिसाब किया जाएगा। 40 दिन बाद सब कान खोल के सुन लें कि कमलनाथ की न्याय की चक्की चलेगी और जो अत्याचार करने वाले थे, भ्रष्टाचार करने वाले थे, वो भी कान खोल के सुन लें। कमलनाथ यहीं नहीं रुके, उन्होंने लगे हाथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी लपेटे में ले लिया। इतने अच्छे कलाकार हैं ना। मैं कहता हूं शिवराज सिंह जी से, आप बंबई जाइए, एक्टिंग करिए, मध्य प्रदेश का नाम रोशन करिए। कमलनाथ ने कहा कि अगर उनकी सरकार बनी तो बड़े पैमाने पर युवाओं को सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में मुस्लिम तुष्टीकरण को एक बड़ा मुद्दा बनाकर बीजेपी इसे साजा विधानसभा क्षेत्र में जोर शोर से उठा रही है। इसी क्षेत्र में अप्रैल के महीने में एक हिंदू लड़के की हत्या की गई थी, जिसका जिक्र खुद अमित शाह ने राजनांदगांव की रैली में किया था। लिहाजा जी न्यूज की टीम उसी साजा विधानसभा क्षेत्र में पहुंची जहां हिंदू लड़के की हत्या चुनावी मुद्दा बना हुआ है और जिसके जरिए ही बीजेपी कांग्रेस पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगा रही है। तुष्टीकरण के आरोप की जो राजनीति छत्तीसगढ़ में हो रही है, उसका जो एपी सेंटर कहा जाए, उसका एपी सेंटर है साजा विधानसभा क्षेत्र और साजा विधानसभा क्षेत्र में भी वीरनपुर
बिरनपुर गांव के भुवनेश्वर साहू की अप्रैल 2023 में हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद यहां हिंसा भड़क गई थी। बीजेपी ने भुवनेश्वर साहू के पिता ईश्वर साहू को साजा विधानसभा से उम्मीदवार बनाया है। जब भी कांग्रेस पार्टी की सरकार होती है तो कांग्रेस पार्टी मुस्लिम तुष्टीकरण करती है और इस आरोप के लिए, इस मुद्दे को खड़ा करने के लिए बीजेपी ने ईश्वर साहू को उम्मीदवार बनाया। अब तक भुवनेश्वर साहू की हत्या का एक भी आरोपी नहीं पकड़ा गया है, जो कि एक विशेष समुदाय से आते हैं, और यही वजह है कि बीजेपी ने भुवनेश्वर साहू की मौत को मुद्दा बनाया है। साजा विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी का दांव कुछ हद तक सफल होता दिख रहा है, क्योंकि इलाके के लोगों का भी मानना है कि अप्रैल 2023 में हुई हिंसा के बाद कांग्रेस के नेताओं और भूपेश बघेल सरकार ने उनकी सुध नहीं ली। और इसी बात का साजा विधानसभा से बीजेपी उम्मीदवार और भुवनेश्वर साहू के पिता ईश्वर साहू जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं। हम तुम्हारे साथ हैं। भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। ईश्वर साहू गांव-गांव घूमकर अपने बेटे को न्याय दिलाने के नाम पर वोट मांगते दिखे। वो मोर लड़का है, लेकिन वो एक हिंदू भाई का ही लड़का है ना, सनातन का ही परिवार का ही है ना। उसको हत्या कर दिए जाते हैं, मार दिए जाते हैं और रोड में डाल दिए जाते हैं, और जिसके न्याय अभी तक नहीं मिले बोला। जो हत्यारा है खुलेआम घूमत है। मुस्लिम तुष्टीकरण सिर्फ साजा विधानसभा में ही नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ में चुनावी मुद्दा बनता जा रहा है। ये मुद्दा सिर्फ इस विधानसभा क्षेत्र का नहीं है, पूरे प्रदेश का है और पूरे देश का मुद्दा है। बिरनपुर गांव के लोगों का आरोप है कि अप्रैल के महीने में जब हिंदू लड़के की हत्या हुई तो कांग्रेस का कोई भी नेता उनका हालचाल जानने नहीं आया। देखने भी नहीं आया है, यहाँ तो हालचाल पूछने आ सकता था ना, आया भी नहीं। उसके राज में बहुत ही घटना और ये सब बढ़ रहा है अभी, और शायद यही वजह है कि साजा विधानसभा में सरकार की तरफ से किसान को मिल रही सुविधाओं पर मुस्लिम तुष्टीकरण का मुद्दा भारी पड़ रहा है। हालांकि साजा विधानसभा के कांग्रेस नेताओं के मुताबिक मुस्लिम तुष्टीकरण कोई मुद्दा नहीं, और बीजेपी के उम्मीदवारों को साजा विधानसभा ही नहीं पूरे प्रदेश में हार का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस के मुताबिक हिंदू मुस्लिम का मुद्दा कभी भी साजा विधानसभा में सफल नहीं रहा। इसलिए कांग्रेस सिर्फ किसानों पर फोकस कर रही है। ये मुद्दा तो काम सिर्फ और सिर्फ किसानों का ही करेगा। अगर आप सोचिए किसानों की जेब में 4 पैसे जाएंगे तो लौट करके फिर वापस इकोनॉमी में ही आना है। बिरनपुर गांव के कुछ लोग जहां भुवनेश्वर साहू के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं, तो कुछ लोगों का मानना है कि इस चुनाव में विकास का मुद्दा ही निर्णायक रहेगा। इसमें विकास अच्छा हुआ है, बहुत ज्यादा कांग्रेस ने काफी विकास किया है। साजा विधानसभा क्षेत्र कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। यही वजह है कि यहाँ बीजेपी की जीत हमेशा मुश्किल रही है। लेकिन क्या इस बार मुस्लिम तुष्टीकरण का मुद्दा बड़ा उलटफेर करने में सफल होगा, ये तो 3 दिसंबर को ही पता चल पाएगा। अयोध्या से राम मंदिर निर्माण की नई तस्वीरें आई हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने मंदिर के निर्माण की तस्वीरें साझा की। इन तस्वीरों में मंदिर में लगाए गए दरवाजों का काम दिखाया गया है। साथ ही राम मंदिर की खास जगहों को स्वर्ण जड़ित बनाने का काम भी शुरू हो चुका है। भारत के स्वदेशी लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड ने पहाड़ी इलाकों में हथियारों के साथ फायरिंग का अभ्यास किया। प्रचंड अलग अलग तरह की मिसाइलें, रॉकेट से लैस है, जो दुश्मन के टैंकों, बख्तरबंद गाड़ियों को आसानी से तबाह कर सकता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बेंगलुरु में आयोजित इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो 2023 में शामिल हुए। इस दौरान लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने बेंगलुरु को टेक्नोलॉजी की राजधानी बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि दक्षिण भारत भारतीय संस्कृति का सुरक्षित घर है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। इस दौरान उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी वहां मौजूद रहीं। इंडिया गठबंधन में एक बार फिर दरार पड़ती नजर आई। जेडीयू ने जहां गठबंधन धर्म को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने उन लोकसभा सीटों का ऐलान कर दिया जहां वो अपने प्रत्याशी उतारेगी। इंडी गठबंधन की नींव मजबूत करने के लिए सभी दलों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने वाले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कांग्रेस से नाराज दिखे। उन्होंने पटना में सीपीआई की रैली से कांग्रेस पर तीखा हमला किया। लेकिन अभी तो काम ज्यादा नहीं हो रहा, अभी 5 जगह विधानसभा का चुनाव है। कांग्रेस पार्टी तो उसी में ज्यादा इंटरेस्टेड है, तो अभी तो इसको हम लोग कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग सब एकजुट होकर काम कर रहे थे, लेकिन अभी उनको कोई ये सब चीज की चिंता है नहीं। अभी तो लगे हुए हैं 5 राज्य के चुनाव। नीतीश कुमार ने हंसते हंसते कांग्रेस पर तंज किया। उन्होंने कहा कि 5 राज्यों के चुनाव खत्म होंगे तब कांग्रेस को इंडी गठबंधन की याद आएगी। 5 राज्य का चुनाव होगा, उसके बाद अपने सबको बुलावेंगे। आजकल कभी कोई चर्चा नहीं करेगी। तो चलिए अब जो कुछ भी होता है, हम तो देश को
एकजुट करने के लिए और देश के इतिहास को ये लोग बदलना चाहते हैं, उसको ठीक करने के लिए और इनसे जो आज है शासन से मुक्ति के लिए कर रहे हैं, तो आगे भी हम लोग करेंगे। दरअसल इंडी गठबंधन की 3 बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक सीट शेयरिंग को लेकर कोई खास बात नहीं हुई। इंडिया गठबंधन को लेकर जो सवाल लगातार उठ रहे हैं, उनमें सबसे बड़ा सवाल सीट बंटवारे का है। अभी तक इंडिया गठबंधन इस सवाल को टालता नजर आया है, लेकिन अब लगता है कि ये मुद्दा गठबंधन के लिए एक बड़ा सिरदर्द बनने जा रहा है, क्योंकि अखिलेश यादव ने भी ऐलान कर दिया कि उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश में 80 सीटों पर चुनाव लड़ने के साथ बीजेपी को टक्कर देने की ताकत रखती है, और अगर कांग्रेस के साथ इंडिया की साझेदारी बनी रही तो समाजवादी पार्टी 65 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हालांकि पत्रकारों से बातचीत में अखिलेश यादव ने गठबंधन धर्म निभाने का भी वादा किया। जो भी हमारे गठबंधन के साथी हैं, कभी पहले निराश नहीं हुए, आगे भी निराश नहीं होंगे। बिहार में अब काम का क्रेडिट लेने की होड़ में जेडीयू और आरजेडी के बीच गर्माहट दिख रही है, और यही वजह रही कि पटना में आज हुए शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देने के कार्यक्रम में लगाए पोस्टर से तेजस्वी यादव गायब रहे। और जो पोस्टर लगाए गए उसमें सिर्फ सीएम नीतीश कुमार ही दिखाई पड़े। इसके एक दिन पहले भी एक कार्यक्रम में नीतीश कुमार ने आरजेडी के कोटे से एक मंत्री को नसीहत दी थी कि अपना और पार्टी का क्रेडिट लेने की जगह राज्य सरकार को क्रेडिट दें। अपने तरफ से छपवा देता है कि हम ही कर, तब जो मंत्रीगण बैठे हुए हम कहेंगे, आप कहिए राज्य सरकार, ये सब मत कहिएगा कि हम ही कर दिए, ये सब काम नहीं करना चाहिए। वहीं तेजस्वी इस मामले को तूल देने से बचते नजर आए। मिल करके हम लोग सब लोग काम कर रहे हैं नीतीश जी के नेतृत्व में, तो जो विवादों से कोई मतलब नहीं ना है, कुछ ना कुछ विवाद क्रिएट करेगा। इसका फोटो नहीं है, उसका फोटो नहीं, हम खड़े हैं ना भाई। इस विवाद के बीच बिहार में 1,20,336 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटे गए, जिसमें पटना में हुए कार्यक्रम में सीएम नीतीश और डिप्टी सीएम तेजस्वी ने 25,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिए। इन दिनों दुनिया के कई देशों में सक्रिय खालिस्तानी संगठनों के एजेंडे पर भारत की सख्ती के बाद ब्रिटेन ने भी नकेल कसना शुरू कर दिया है, और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की बनाई टास्क फोर्स ने खालिस्तान पर एक बड़ा एक्शन लिया है। दरअसल ब्रिटेन में खालिस्तान को फंडिंग करने वाले 50 से ज्यादा अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया गया है, और ऐसा पहली बार हुआ है। फ्रीज किए गए सभी अकाउंट खालिस्तानी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल से जुड़े थे, जो भारत में बैन है। टास्क फोर्स ने उन तथाकथित समाजसेवी संगठनों की लिस्ट भी तैयार की है जो खालिस्तान से जुड़े हैं। साथ ही ब्रिटेन में सार्वजनिक जगहों पर खालिस्तान के नाम पर चंदा इकट्ठा करने के लिए लगे दान पात्रों पर भी रोक लगेगी। इतना ही नहीं, ऋषि सुनक की टास्क फोर्स आतंकी गतिविधियों का समर्थन करने वाले संगठनों के खिलाफ जल्द ही बड़ा एक्शन लेने की तैयारी में है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने टास्क फोर्स को 2 महीने पहले ही बनाया था। खालिस्तानी संगठनों से जुड़ी जानकारी जुटाने में भारत की इंटेलिजेंस एजेंसियां भी टास्क फोर्स की मदद कर रही हैं। उधर इजराइल डिफेंस ने दावा किया कि बुधवार की रात चली लंबी लड़ाई में हमास के दर्जन भर से ज्यादा आतंकवादियों को मार गिराया गया, जिसमें हमास की मिसाइल यूनिट का प्रमुख भी शामिल था, जिसका नाम मोहम्मद अजहर बताया गया। जानकारी के मुताबिक मोहम्मद अजहर गाजा पट्टी में हमास की एंटी टैंक प्रणालियों का जिम्मेदार था। वो नियमित रूप से यूनिट का प्रबंधन करने के साथ इमरजेंसी सिस्टम्स को एक्टिव करने का काम करता था। यही नहीं, इजरायली सेना ने 7 अक्टूबर के हमले को अंजाम देने के लिए इस्तेमाल किए गए हथियार भी बरामद किए, जिनमें रॉकेट लॉन्चर्स, बंदूकें, गोलियां, चाकू और घातक ग्रेनेड शामिल थे। What we see here is a different type of explosives, of charges. For example, this one here is a thermobaric grenade that was used to burn rooms inside the houses. वहीं इजरायल के रक्षा मंत्री योआव गैलेंट गाजा बॉर्डर पर गए और आईडीएफ के जवानों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि इजरायल की सेना मजबूती से आगे बढ़ेगी और हमास का खात्मा करने के बाद ही दम लेगी। लेकिन आतंक का पाठ कंठस्थ कर चुके हमास ने भी पलटवार जारी रखा। हमास की अल-क़सम ब्रिगेड ने इजरायली सेना पर ड्रोन हमले का एक वीडियो जारी किया। वीडियो में दिखा कि किस तरह हमास ने गाजा में ग्राउंड अटैक्स और रेड कर रही इजरायली फौज पर हमला किया। वीडियो में नीचे इजरायली टैंक और जवान नजर आए, तभी हमास ने ड्रोन से बम गिराया, जिसके बाद एक जोरदार धमाका हुआ और नीचे खड़े इजरायली जवान भागते नजर आए। इस वीडियो को जारी करने के साथ ही हमास प्रमुख इस्माइल हानिया ने इजरायल को धमकी दी कि जिस तरह 7 अक्टूबर को इजरायल हारा था, ठीक वैसे ही उसे आगे भी इस जंग में शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। नुअक्किदु लिलअदु वमन यक़िफ़ु मिन वराइह
أن محاولاتكم البائسة للتغطية على فشلكم بارتكاب المجازر الوحشية بحق المدنيين العزل بكل خسة ونذالة لن تنقذكم من الهزيمة المدوية في طوفان الأقصى. لقد هزمتم. हालांकि इजरायली सेना ने ऐलान किया कि वो गाजा पट्टी में घुसकर हमास के ठिकानों को नेस्तनाबूद करना जारी रखेगी। פעולה קרקעית מתקדמת כמתוכנן, לוחמינו מעמיקים את הלחימה ברצועת עזה, בצפון הרצועה. באמצעות תכנון מקדים, מודיעין מדויק של אגף המודיעין, और इसी के तहत इजरायली सेना ने भी गाजा पर लगातार हमले किए, जिसमें रिहायशी इलाकों को तो नुकसान पहुंचा ही, हमास के 12,000 से ज्यादा ठिकाने तबाह हो गए। यही नहीं, इजरायली सेना की माने तो उसके टारगेट सेंटर्स ने हमास के 1200 नए ठिकानों की पहचान भी कर ली और इन्हें नेस्तनाबूद करने के लिए सैकड़ों सैनिकों को मोर्चे पर तैनात कर दिया। इजरायली सेना ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेटेड टूल्स के जरिए हमास के इन ठिकानों पर प्रहार का प्लान बनाया, जबकि ग्राउंड फोर्सेज ने बड़े हमले को अंजाम देने की तैयारी कर ली। यही नहीं, कई ऐसी नई तकनीकें भी हैं जिन्हें इजरायल की ग्राउंड फोर्सेज पहली बार इस्तेमाल करेंगी, ताकि हमास के अड्डों को हमेशा हमेशा के लिए धूल में मिला दिया जाए और उसकी सुरंगों के नेटवर्क को तबाह कर दिया जाए। इजरायल हमास युद्ध में नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की भी एंट्री हो गई। वो फिलिस्तीन के समर्थन में आ गए। किम जोंग उन ने अपने अधिकारियों को फिलिस्तीन का सपोर्ट करने का आदेश भी दिया। यही नहीं, अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दक्षिण कोरिया की खुफिया एजेंसी के हवाले से बताया कि उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने अपने अधिकारियों को हमास के आतंकियों तक हथियार पहुंचाने के आदेश भी दिए। नॉर्थ कोरिया हमास के साथ साथ हिजबुल्लाह को भी हथियार बेच सकता है और अगर ऐसा हुआ तो इजरायल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की चुनौतियां और अधिक बढ़ जाएंगी, क्योंकि इजरायल को पहले ही हमास के साथ हूती और हिजबुल्लाह से अलग अलग मोर्चों पर जंग लड़नी पड़ रही है। इजरायल हमास युद्ध में भारतीय मूल का एक सैनिक मारा गया। इजरायल और हमास जंग के बीच गाजा में भारतीय मूल का एक 20 वर्षीय इजरायली सैनिक भी मारा गया। स्टाफ सार्जेंट हलेल सोलोमन डिमोना शहर के रहने वाले थे। डिमोना दक्षिण इजरायल का एक शहर है जो मिनी इंडिया के नाम से जाना जाता है। इस शहर में भारत से आए यहूदियों की बड़ी संख्या रहती है। इजरायल के तेल अवीव में सैकड़ों लोगों ने बंधकों की रिहाई के लिए जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने हाथों में अपने परिवार के लोगों की तस्वीरें लेकर उन्हें जल्द से जल्द हमास के कब्जे से छुड़ाने की मांग की। इजरायल हमास के बीच लगातार युद्ध जारी है। इस बीच चेक रिपब्लिक की राजधानी प्राग में इजरायल के खिलाफ सैकड़ों लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान चेक के प्रधानमंत्री पेट्र फियाला ने लोगों को संबोधित करते हुए युद्ध पर दुख जताया। इजरायल हमास युद्ध के बीच फंसे विदेशी नागरिक गाजा पट्टी छोड़ने के लिए अपने वाहनों के साथ रफा बॉर्डर पहुंचे। सभी लोग रफा क्रॉसिंग के रास्ते मिस्र जाएंगे। दिल्ली एनसीआर में रोजाना सुबह दिसंबर के घने कोहरे जैसी दिखाई दे रही है, लेकिन असल में ये धुंध है जिसने सांस लेना तक दूभर कर दिया है। आलम यह है कि खुले में दम घुट रहा है और लोग घरों की खिड़कियां तक नहीं खोल पा रहे। दिल्ली और आसपास के इलाकों में बीते एक हफ्ते से लगातार हवा की गुणवत्ता बद से बदतर हो रही है। दिल्ली में आज का AQI 343 दर्ज किया गया, जो बेहद खराब और खतरनाक है। इस वक्त हमारी मौजूदगी दिल्ली के अक्षरधाम फ्लाईओवर पे है और एक बार मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगी। आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरा जो शहर है वो धुंध की चादर के पीछे ढका हुआ नजर आ रहा है। सुबह के वक्त प्रदूषण और स्मॉग की वजह से विजिबिलिटी इतनी कम हो गई कि लोगों को गाड़ियों की हेडलाइट ऑन करके चलना पड़ रहा था। अपने आप को फिट रखने के लिए मॉर्निंग वॉक करना सेहत को खराब करने के बराबर लग रहा है, क्योंकि शुद्ध हवा का कोई अता पता ही नहीं है। की तरफ सरकारों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है और जनता इससे मरी जा रही है। बीते कई सालों से हर बार दिल्ली की सर्दियां इसी चेतावनी के साथ शुरू होती हैं, फिर भी हर बार प्रदूषण का स्तर और बढ़ जाता है। उधर मुंबई का भी प्रदूषण से ऐसा ही बुरा हाल है जैसा दिल्ली का है। बीते 2 हफ्ते में AQI 150 से 400 तक पहुंच गया। यहां तक कि आसमान को छूती इमारतें भी गौर करने पर ही नजर आ रही थी। तस्वीर ऐसी थी जैसे किसी शहर की पेंटिंग पर किसी ने मटमैला रंग उड़ेल दिया हो और सब कुछ धुंधला गया हो। दादर बीच इलाके का इतना बुरा हाल था कि समंदर भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। जो समुद्री इलाका है
वहाँ की तस्वीरें दिखा दूं और इन तस्वीरों में आपको नजर आएगा कि किस तरीके से शहर पर एक धुंध की जो चादर है वो फैली हुई है और ये चादर ठंड के चलते नहीं बल्कि बुरे एयर क्वालिटी इंडेक्स के चलते है। हालात को देखते हुए बीएमसी ने गाइडलाइंस भी जारी की, जिसके बाद मुंबई में कंस्ट्रक्शन साइट्स पर काम बंद कर दिया गया, लेकिन वो भी प्रदूषण को रोकने में नाकाफी साबित हुआ। इस बीच बॉम्बे हाईकोर्ट ने प्रदूषण पर जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान केंद्र और राज्य समेत महाराष्ट्र पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बीएमसी से जवाब मांगा। कोर्ट ने सवाल किया कि प्रदूषण पर अब तक क्या कुछ कदम उठाए गए हैं। वर्ल्ड कप के लिए दिल्ली मुंबई आ जा रहे खिलाड़ी भी इस प्रदूषण को देखकर हैरान हैं। श्रीलंका के साथ मैच के लिए मुंबई पहुंचे भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने कहा कि मौजूदा हालात बिल्कुल ठीक नहीं और ये बच्चों के भविष्य के लिए खतरनाक है। मुंबई में प्रैक्टिस सेशन के बाद रोहित शर्मा से प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदूषण को लेकर भी सवाल किया गया, जिस पर उन्होंने कहा कि आने वाली पीढ़ियां स्वच्छ वातावरण की हकदार हैं। Obviously, it's quite important that they get to live without any fear. इससे पहले रोहित शर्मा ने सोशल मीडिया पर मुंबई की एक तस्वीर भी पोस्ट की थी। प्रदूषण की वजह से तस्वीर में कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था और इस पर रोहित ने लिखा था कि मुंबई ये क्या हो गया। वर्ल्ड कप में हिस्सा ले रहे विदेशी खिलाड़ी भी दिल्ली मुंबई के प्रदूषण से परेशान हैं। इंग्लैंड के बैटर जो रूट ने मुंबई में साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले गए पिछले मैच के दौरान सांस लेने में हुई दिक्कत का जिक्र करते हुए कहा कि मैंने पहली बार गेम के दौरान ऐसा कुछ अनुभव किया। मैं बहुत गर्म मौसम में खेला हूँ, बहुत ज्यादा उमस में भी मैच खेले हैं, लेकिन यहाँ ऐसा महसूस हुआ कि आप सांस नहीं ले पा रहे। ये ऐसा था मानो आप हवा खा रहे हो। प्रदूषण को देखते हुए बीसीसीआई भी मैच खत्म होने के बाद मुंबई के स्टेडियम में आतिशबाजी पर रोक लगाने का ऐलान कर चुकी है। सड़क पर तेज रफ्तार और नियमों की अनदेखी से हादसे होते हैं, लेकिन सड़क परिवहन मंत्रालय के ताजा आंकड़ों में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है और वो ये कि जिन चौराहों पर ट्रैफिक पुलिस तैनात थी वहां एक्सीडेंट में ज्यादा लोगों की मौत हुई बजाय उन चौराहों के जहां ट्रैफिक सिग्नल लगे थे। 2022 के आंकड़ों के मुताबिक जिन चौराहों पर ट्रैफिक पुलिस तैनात थी वहां हादसों में 2421 लोगों की जान गई, जबकि जिन जगहों पर ट्रैफिक पुलिस नहीं थी, सिर्फ ट्रैफिक सिग्नल्स काम कर रहे थे, वहां हुए हादसों में 2238 लोगों की मौत हुई। केंद्र सरकार की इस रिपोर्ट में यह भी जानकारी दी गई कि जिन चौराहों या तिराहों पर सिग्नल लगे थे वहां कम हादसे हुए, जबकि सबसे ज्यादा हादसे अनियंत्रित चौराहों पर हुए जहां ना तो ट्रैफिक सिग्नल है और ना ही ट्रैफिक पुलिस तैनात होती है। रिपोर्ट के मुताबिक देश के अनियंत्रित चौराहों पर हुए हादसों में 2022 में करीब 25,000 लोगों की जान गई। इजराइल हमास जंग में फिलिस्तीन के लिए हल्ला मचाने वाले तमाम मुस्लिम देश अफगान संकट पर चुप्पी साधे नजर आए, जबकि आतंकियों का पैरोकार पाकिस्तान 20 लाख अफगान शरणार्थियों को देश छोड़ने के लिए मजबूर करता दिखा। और पाकिस्तान में रह रहे अफगान शरणार्थी अपना घर बार, दुकान और रोजगार छोड़कर अफगानिस्तान लौटने लगे। बसों और ट्रकों में अपना सामान लादकर अफगान शरणार्थी भारी मन से पाकिस्तान से जाने लगे, जबकि कई लोग तो घर छोड़कर अब कैंपों में रहने को मजबूर हो गए। ये पाकिस्तान हमारा घर है, अफगानिस्तान भी हमारा घर है। वो इतना अचानक कितने शॉर्ट टाइम पे निकालना, वहाँ पे रोजगार बंदे का सेट करना, किसके घर है किसी के नहीं है। पाकिस्तान में रह रहे 31 लाख अफगान शरणार्थियों पर गाज गिर गई। वो पाकिस्तान में अपनी संपत्ति छोड़कर अफगानिस्तान लौटने पर मजबूर हो गए। यही नहीं, अफगानिस्तान की हाड़ कंपा देने वाली ठंड से भी उनका सामना होगा। लेकिन अफगानियों के पास कोई चारा भी नहीं, क्योंकि अगर वो कुछ घंटों में पाकिस्तान नहीं छोड़ते तो उन्हें जबरदस्ती निर्वासित करने के साथ जेल में भी डाला जा सकता है।